नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात कर लेते हैं पश्चिम एशिया की, जहां पर तनाव के बीच इजराइल से बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल कर सकता है एक मिसाइल का टेस्ट। जेरिको 3 मिसाइल का टेस्ट संभव है। परमाणु बम ले जाने में सक्षम है ये मिसाइल। इस बीच की जब तनाव चरम पर है, इजराइल हमास के बीच युद्ध लगातार तेज है। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा है, हूती इजराइल के साथ टकरा रहा है, ईरान ने इजराइल पर हमला करने की चेतावनी दे दी है। इस बीच इजराइल मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। जेरिको 3 मिसाइल का टेस्ट संभव है। ख़ास बात यह कि ये एटॉमिक कैपेबिलिटी अपने साथ रखती है, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है ये मिसाइल। तनाव के बीच इजराइल से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर इजराइल ने भी तय कर लिया है कि अब वो मिसाइल हमले के ईरान के धमकी के बाद भी अपने को उतना ही मजबूत रखेगा और मिसाइलों का टेस्ट करके संकेत देगा कि वो भी तैयार है पलटवार के लिए। तनाव के बीच इजराइल से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो इजराइल कर सकता है मिसाइल का टेस्ट। जेरिको 3 मिसाइल का टेस्ट संभव। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देते हैं, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है ये मिसाइल। जब ईरान ने धमकी दी कि वो मिसाइल से हमला करेगा, तो इजराइल ने भी जंग के इस हालात में, युद्ध के इस हालात में जेरिको 3 मिसाइल का टेस्ट करने की बात कर ली। ये मिसाइल कितनी खतरनाक है ये भी बता देते हैं। 4,500 से 6,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। मतलब एकदम सीधे तौर पर बोलें तो 4,800 से 6,500 किलोमीटर की रेंज है। पेलोड करीब 750 किलोग्राम का इस पर है। लंबाई इसकी 15.5 मीटर है। चौड़ाई करीब 1 मीटर 56 सेंटीमीटर है। उधर वॉरहेड की बात करें तो इस पे परमाणु और जैविक और पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। लिहाजा ये अलग अलग तरीके के वॉरहेड ले जाने में सक्षम ये मिसाइल अगर 6,500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है, तो ईरान का हर इलाका इस मिसाइल के कब्जे में आ रहा है। और ईरान की धमकी का जवाब देने के लिए इजराइल ये तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान से पहले इजराइल ही हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो इजराइल पर हमला करेगा। तो इजराइल अब ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। ईरान की तैयारियों पर पानी फेर सकता है। स्काई न्यूज़ अरेबिया के हवाले से खबर, ईरान से पहले इजराइल ही हमला कर सकता है। तो 12 घंटे में ईरान इजराइल युद्ध की हम बात कर लेते हैं। ईरान इजराइल युद्ध अगर 12 घंटे के अंदर हो रहा है तो कैसे हमला करेगा ईरान, ये भी बताते हैं। इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर मिसाइल अटैक करेगा। ईरान के पास शाहिद ड्रोन है, तो दर्जनों ड्रोन से इजरायली शहरों पर हमले करेगा, जिससे अव्यवस्था फैले, हालात खराब हों। सीरिया, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान हमला करने की तैयारी में है। हर तरह के डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। इजरायली सेना अब हाई अलर्ट पर है। नागरिकों को बंकरों में जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि ईरान इस युद्ध को अब शुरू करने की तैयारी में आ गया लगता है। और अगर ये युद्ध ईरान शुरू करता है, क्या इससे पहले इजराइल ही हमला करेगा या अमेरिका इसमें हमला कर दे? अमेरिका की पहल भी हम बता देते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों को आगाह कर दिया है। कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा एकजुटता की ज़रूरत है। ईरान हिजबुल्लाह पर दबाव डालने की ज़रूरत है। हमलों के प्रभाव को सीमित करने का संकल्प अमेरिका के पास है और अमेरिका इजराइल इसका इस्तेमाल भी करेंगे। आपको यहाँ पर हम बता दें कि हिजबुल्लाह कैसा संगठन है। ये वो संगठन है जो कि हमास या हूती से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। 50,000 के करीब इसके पास आतंकवादी हैं। इसके पास
मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इन हालात को समझना होगा जहां पर अभी बांग्लादेश का झंडा गिरा है, डाउन हुआ है, हालात खराब हैं। एक हिस्सा यहाँ पर ऐसा है जो वोलेटाइल है, लेकिन वो हिस्सा जो वोलेटाइल लगातार था, यानी वेस्ट एशिया का हिस्सा, वहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में अब तल्खी बढ़ रही है। और ईरान ने साफ कहा है कि इस्माइल हानिया को मारना, अब उसका रिपरकशंस, उसके असरात, उसका असर इजराइल को झेलना होगा। और ईरान अब हमला करेगा ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, साथ में हमला करेगा ईरान में नागरिकों के रिहायशी इलाकों पर, जिससे इजराइल को अस्थिर किया जा सके। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या स्ट्रेटेजी या समीकरण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इससे पहले ईरान ये कदम उठाए, जो कि आज के हालात में लग रहा है कि ईरान को मैसेज क्लियर करने के लिए शायद मजबूरी में करना पड़ेगा, क्या उससे पहले इजराइल हमला करे या इजराइल और अमेरिका हमला करेंगे? राजीव, देखिए, किसी भी देश के पास एक प्रीएम्प्टिव ऑफेंसिव की स्ट्रेटेजी हमेशा बनी हुई होती है। उस स्ट्रेटेजी पर काम किया होता है, उसके रेपरकशंस, उसके सारे जो उसके हालात हो सकते हैं उसके पश्चात उन सब पे वॉर गेमिंग हो चुकी होती है। और अपने हर दुश्मन के खिलाफ एक प्रीएम्प्टिव ऑफेंसिव लॉन्च करने का उनका प्लान प्री मेड, प्री रिहर्स होता है। इसी प्रकार से इजराइल और ईरान की दुश्मनी बिल्कुल छुपी हुई नहीं है, और इजराइल का ईरान के ऊपर इस प्रकार का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का एक प्लान, इनफैक्ट कई प्लान ऑलरेडी बने हुए हैं। अब चूंकि इस्माइल हानिया मारा जा चुका है, तो ये तो निश्चित है, मैं पहले भी कह चुका हूं राजीव आपसे, ये तो निश्चित है कि ईरान को 3-4 वजहों से इसका कोई रिटेलिएशन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब ये मालूम है पक्का कि इसका रिटेलिएशन होना ही होना है, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब इजराइल को पूरी तरह यकीन हो जाए कि अब अगले आने वाले 12 या 24 घंटे में हमला आने वाला है। उस समय इजराइल ईरान के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो ईरान स्ट्राइक करता उसको, उसमें खलल पहुंचा सकता है, खलबली पहुंचा सकता है। अब आप देखें कि जॉर्डन और सऊदी अरब का रिएक्शन हमारे पास आ चुका है। किस प्रकार का रिएक्शन उन्होंने कहा है कि हम अपने ऊपर से मिसाइल एयर स्पेस नहीं देंगे, और कई प्रकार के लोग। तो जो ईरान का अपना एक तरीका था कि वो पूरे अरब वर्ल्ड को इकट्ठा कर ले इजराइल के खिलाफ, मुझे लगता है वो तरीका कहीं और पहुंच नहीं रहा, और उसको ईरान को अब पर फोर्स अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नए प्रॉक्सीज ढूंढेगा, आईसिस टाइप या कोई भी जो लोग आकर के वहां पर जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ईरान किसी भी तरीके से, मेरे पीछे नक्शा लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जहां बैठा हूं उससे ईरान और इजराइल दोनों नजर आ रहे हैं, इतना गैप है दोनों के बीच। तो ये आप देखें कि फिजिकल हमला ईरान कर नहीं सकता, अपनी फिजिकल ग्राउंड फोर्सेस वहां भेज नहीं सकता। और ये बात मैंने पहले भी कही है इसी उदाहरण के साथ कि पिछले 2.5 साल में कम से कम 2.5 लाख मिसाइलें यूक्रेन में गिर चुकी हैं, और आप उसका असर देखें, अभी तक लड़ाई चल रही है। तो दूर से कितने भी मिसाइल, कितने भी ड्रोन, कितना भी कुछ भी कर लें, जब तक आप फिजिकली असॉल्ट नहीं करेंगे, इसका असर नहीं होगा। इसका असर सिर्फ देखा जा रहा है पूरी दुनिया की तमाम लड़ाइयों में, सिर्फ गाजा में, और वो इसलिए कि गाजा में इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस लगातार अपने ऑफेंसिव और अपने एडवांस कर रही, लगातार एडवांस कर रही हैं, और उन कैंप्स पर जा रही हैं जहां पर हाइडआउट्स हमास के बने हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जो वैश्विक समीकरण है, मैं डिफेंस की स्ट्रेटेजी पर आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन अक्सर मुस्लिम वर्ल्ड बात करता है, मुस्लिम उम्मा की बात करता है, वो जो कंट्रीज सारे इस्लाम को मानने वाले हैं, या इस्लाम जहां सबसे बड़ा धर्म इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इस्लाम के नाम पर एक होने की बात करते हैं। तुर्की यहाँ पर नाटो का मेंबर है, सऊदी अरब अमेरिका के प्रभाव में रहता है, जॉर्डन इजराइल के साथ बेहतर संबंध रखता है, अब्राहम अकॉर्ड के चलते बहरीन, कतर के साथ इजराइल ने पहले ही संबंध बेहतर करने की कोशिश की थी, और उन संबंधों में अगर बहुत कमी ना आई हो तो वो टूटे भी नहीं हैं, भले चीज़ें ज़मीन पर ना उतरे हों। क्या ईरान एक बड़ी
अंतहीन लड़ाई में फंसने वाला है जिसमें ईरान के लिए बर्बादी ही दूसरा ऑप्शन होगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर फर्स्ट अटैक का ऑप्शन अमेरिका और इजराइल ले लेते हैं तो क्या ईरान वो कर पाएगा जो ईरान सोच रहा है? ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और ईरान के लिए स्थितियां लगातार प्रतिकूल बनी हुई हैं। यद्यपि कि ईरान इस बात की उसने कोशिश की है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड की इजराइल के विरुद्ध एक यूनिटी के लिए प्रयास करे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो सुन्नी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे में ईरान को वो जो सपोर्ट है वो नहीं मिलने जा रहा है। अरब राष्ट्र हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला किया गया, उसके पीछे का कारण यही था कि इजराइल की जो सुन्नी अरब वर्ल्ड के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की जो बातचीत चल रही थी उसको तोड़ने की साजिश थी। और आप जानते हैं कि सिया और सुन्नी के बीच में एक तनाव, विवाद, मतभेद रहते हैं और जो ईरान है वो कभी भी नहीं चाहता था कि जो सुन्नी अरब वर्ल्ड के जो संबंध हैं वो इजराइल के साथ सामान्य बने। और जैसे कि आपने स्वयं डिस्कस किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो चल रही थी उसके करते जा रहे थे। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया की भी रिपोर्ट थी कि वो अमेरिका के साथ एक बड़ी डील करके जो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इस सारी प्रक्रिया को तोड़ने के लिए ईरान ने और उसके प्रॉक्सीज ने, हमास ने ये बड़ी आतंकी साजिश रच डाली और ये बात सुन्नी जो अरब वर्ल्ड जो राष्ट्र हैं वो समझते हैं। इसी वजह से ईरान चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लगता कि उन्हें उस तरीके का जो आपने जिक्र किया इस्लामिक उम्मा का, उस तरीके का उससे कोई एकता और सपोर्ट मिलने जा रहा है। ईरान को जो अपनी ये लड़ाई है, अपने कुछ प्रॉक्सीज जो कि उसने खड़े किए हैं, हमास तो खत्म होने की कगार पे है, हिजबुल्ला, हूती इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो छोटे बड़े अन्य जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं और कुछ अन्य आतंकी संगठन भी उसमें ईरान कोशिश कर सकता है, ISIS और अल-कायदा इत्यादि। तो ये जो इस तरीके के की जो संगठनों के माध्यम से ईरान कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच सकता है। ईरान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा, ईरान ने यदि कोई भारी हिमाकत की, जाहिर है कि वो दूर से हमला यदि करेगा तो अपनी जो मिसाइल्स के माध्यम से, जो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके माध्यम से वो हमला करने की कोशिश करेगा, ड्रोन्स के माध्यम से वो हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन ज्यादा इस बात की प्रबल संभावना है कि उसका जो रिस्पॉन्स है, जो उसका रिटेलिएशन है, वो हिजबुल्लाह की तरफ से ज्यादा बड़े तरीके से आ सकता है। इसी वजह से इजराइल की हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत ही क्लोज वॉच है और इजराइल के जो जो फाइटर जेट्स हैं वो बेरूत के ऊपर लगातार वहां पे वो मूवमेंट कर रहे हैं। और जाहिर है कि इस तरीके की चेतावनी इजराइल बिल्कुल दे रहा है कि यदि हिजबुल्लाह ने या ईरान ने कोई डायरेक्ट मिसाइल इत्यादि के माध्यम से अटैक किया तो उसका जो रिस्पांस होगा वो आप जानते हैं कि मैसिव होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी ताकत वहां डिप्लॉयड है। ईरान की तरफ से यदि कितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का कितना भी बड़ा हमला क्यों ना आ जाए, ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके माध्यम से भी यदि अगर कोई हमला करता है तो उसको विफल करने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से तैयार है और उसके लिए सक्षम है, समर्थ है। लेकिन उसका जो रिस्पांस होगा वो ईरान को मैसिव तरीके से फेस करना होगा। और जैसा कि आपने कहा कि ईरान के लिए भारी जो संकट का समय आने वाले समय में आ सकता है, इसीलिए ईरान को और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको बेहतर ये होगा कि वो अपने जो भी वो कदम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में फिर से विचार करें, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही ज्यादा ईरान के लिए और उनके प्रॉक्सीज के लिए खतरनाक होंगे। हिजबुल्लाह ने यदि कोई बड़ा हमला हमास की तरह से कर दिया, उसमें सफल हो गए, तो आप ये जान लीजिए कि जो हमास का हुआ है। और ये मैसेज इजराइल डे वन से दे रहा है। किसी अन्य आतंकी संगठन, अमेरिका भी उसके साथ इसी मैसेज के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति बाइडेन के अगर आप बयान देखें तो राष्ट्रपति बाइडेन ने डे वन से इस बात को कहा था कि चाहे ईरान हो, ईरानियन प्रॉक्सीज हो, यदि वो इसको एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे, यदि उसको
लार्जर स्केल पर ले जाने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका उसमें उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और मतलब तस्वीर वाकई उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी शांति के पैमाने पर मानी जा सके। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर अनुज सर आपका रुख करूंगा। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच अब तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, हिजबुल्लाह वही आतंकवादी संगठन जो लेबनान के अंदर से हमले कर रहा है। बड़ी खबर यह कि ईरान नहीं, हिजबुल्लाह से इजराइल खौफ खाता है। हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है इजराइल। मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इजराइल के लिए ईरान, हमास, फतेह इन सब से ज़्यादा हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह इसलिए है कि हिजबुल्लाह ईरान के बहकावे में है, ईरान के समर्थन में, जिस तरह से भी इसे समझा जाए। हिजबुल्लाह के पास 50,000 के करीब नफरी या संख्या है आतंकवादियों की जो ट्रेंड हैं और दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी माना जाता है एक तरीके से। हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, हिजबुल्लाह के पास हथियारों का ज़ख़ीरा है जो शायद देशों के पास भी ना हो। लिहाजा इजराइल अगर किसी फ्रंट पर बहुत ज़्यादा अपनी तैयारी को पुख्ता कर लेना चाहता है तो वो हिजबुल्लाह का फ्रंट है, और हिजबुल्लाह का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या ईरान ऐसे कदम उठाने के पहले, जहां वो इजराइल से सीधे सीधे हिसाब क्लियर करने या साफ करने के रूप में उतरे मैदान जंग में, जिसे आप कह रहे हैं कि इन्फेंट्री वॉर पॉसिबल नहीं है, तो क्या वहां पर हिजबुल्लाह ईरान की तरफ से इस वॉर को एस्केलेट करेगा, आगे बढ़ाएगा? राजीव, देखिए, मैं आपको एक बात, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, एक बात आपको बताना चाहता हूं। ईरान से उनके नेताओं के ऐसे बयानात ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं कि हम एस्केलेट करना नहीं चाहते, हम मिडिल ईस्ट में लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इजराइल को पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए। तो ये बात, मेरा ये मानना है कि ईरान फिलहाल कोई भी डायरेक्ट ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करेगा, ये बात आप मानिए। रहा सवाल, आपने जो कहा एक शब्द, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूं राजीव। आपने कहा क्या इजराइल हिजबुल्लाह से खौफ खाता है? इजराइल किसी से भी खौफ नहीं खाता दुनिया में, खौफ खाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक बात ये निश्चित रूप से मैं आपकी मानता हूं कि आज की परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जो सबसे मुश्किल दुश्मन इजराइल के लिए है वो हिजबुल्लाह है, क्योंकि वो बेहतर ट्रेंड है, बेहतर इक्विप्ड है, बेहतर आर्म्ड है और बेहतर लोकेटेड है। इजराइल के साथ सीमा मिलती हुई है, तो इन्फिल्ट्रेट कर सकता है अपने लोगों को। फिजिकल असॉल्ट, ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च हो सकता है, कोई और नहीं कर सकता। आप ये मान लें कि हमास का तो रेजिडुअल कॉम्पैक्ट पावर है, जो कि उनकी लड़ने की शक्ति है, मेरे हिसाब से लगभग नगण्य हो गई है। तो हमास समाप्ति की ओर है। हूती का वही परेशानी है जो कि ईरान की है, मीलों दूर है। सिर्फ हिजबुल्लाह फिजिकली अफेक्ट कर सकता है इजराइल को, और वो इन तमाम से बेटर लीडरशिप है। लेकिन एक बात आप इसमें विचार जरूर करें राजीव, कि आप देखें कि पिछले 8-9 महीने से ये लड़ाई चल रही है। कितने इजरायली मिलिट्री कमांडर्स को आपने देखा कि वो मर गए, कितने इजरायली पॉलिटिकल लीडर्स को देखा कि जिनका की असैसिनेशन हो गया। कुछ नहीं, आप देखेंगे कि जितना भी लड़ाई, जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही है, उसमें या तो हमास की लीडरशिप खत्म हो रही है या हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर खत्म हो रहे हैं, और उन्होंने इस्माइल हैनिया को ईरान में जाकर के मार दिया। एक और प्रश्न में आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ईरान की एक और बड़ी समस्या है। ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के मेरे हिसाब से काफी नजदीक है, काफी करीब है। और जब इजराइल इस्माइल हानिया को वहां जाके मार सकता है, तो इजराइल में ये काबिलियत भी है कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पर डायरेक्ट असॉल्ट स्ट्राइक कर सकता है। ये भी एक उनके बीच में, उनके दिमाग में बैठा हुआ होगा कि हमारा सारे इतने सालों की जो चोरी से मेहनत कर रहे हैं, वो चोरी वाली मेहनत बेकार हो जाएगी। तीसरी बात, इजराइल ने एक बहुत जबरदस्त मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है कि जेरिको 3 जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर आर्मामेंट केपेबल है, और उन्होंने ये बता दिया है कि मेरे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, और मैं अगर परिस्थिति हाथ से निकली तो मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में नहीं झिझकूंगा। ये साफ मैसेज जेरिको 3 के टेस्ट अगर होता है तो, या उसकी बात भी हो रही है, तो मेरे ख्याल से यही मैसेज वो पार देना चाहते हैं। इजराइल का बहुत बड़ा एसेट ये है कि वो नॉन न्यूक्लियर पावर है।
और जो नॉन न्यूक्लियर पावर है उससे आप कोई भी दूसरा देश मेरे को लगता है कि उससे घबराएगा जरूर। तो ये परिस्थिति जो आज की है ग्राउंड के ऊपर, वो मैं यही मानता हूं कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज को स्ट्रेंथन करेगा। हमास को वो हथियार भी नहीं भेज सकता, इतना दूर है हमास। हूती मुझे नहीं लगता कि 2 4 5 हमलों के अलावा, मिसाइलों के अलावा कुछ कर सकता है। तो हिजबुल्लाह को ताकत देगा और कोशिश करेगा कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन डायरेक्ट ईरान इजराइल की और कोई भी नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता, ईरान भी नहीं चाहता। अब चाहते प्रश्न जी, दोबारा, चाहता तो हाँ, कोई नहीं है महाराज सर। जी जी बोलें। हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था कि वो इसको एस्केलेट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का होने वाला है अगर ये और एस्केलेट हो गई। और सबसे ज्यादा और शायद ईरान इस बात को समझ भी गया है। अगर आप ये कह रहे हैं बिल्कुल। कि उनका कहना है कि हम ये चीज़ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इजराइल को पनिशमेंट मिलना चाहिए, यानी इजराइल के खिलाफ ऑफेंसिव रखेंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए शायद वो हिजबुल्लाह को सामने रखेंगे। मेरा शब्द आपको चुभा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इजराइल को भी खतरों को ग्रेड करना शायद आ गया होगा। उसके लिए हमास, फतेह या ईरान उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्थ बॉर्डर पर बैठा हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा इस वक्त खतरे की तरह है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकता है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह है क्या, ये भी समझ लीजिए। हिजबुल्लाह का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्टी ऑफ गॉड, यानी अल्लाह का दल, और लेबनान में राजनीतिक और अर्धसैनिक सैन्य संगठन है। लेबनान में शिया राजनीतिक दल के तौर पर हिजबुल्लाह की पहचान है। अब आप समझिए, ईरान भी एक शिया बहुल राष्ट्र है, और ईरान के ज़रिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर रुका जाए, मैं चीज़ों को एलेबरेट कर रहा हूँ अभी। ईरान के ज़रिए हिजबुल्लाह मदद पाता है, और दोनों शिया समुदाय से बहुलता रखने वाले, जुड़ाव रखने वाले हैं। करीब 62 सदस्य लेबनान के इसमें राजनीतिक दल के बतौर, लेबनान के गृह युद्ध के दौरान 1982 में इसकी स्थापना हुई। अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन ये घोषित किया गया। ईरान सरकार और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का समर्थन हासिल है। 2006 में इजराइल के खिलाफ जंग के बाद ताकत बढ़ी। लेबनान में हिजबुल्लाह की धमक है, और सरकार और आम लोगों में हिजबुल्लाह की लोकप्रियता है। संजीव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, क्या इन हालात को सुलझाने के लिए कोई कोशिश की जा सकती है, या फिर एंटनी ब्लिंकन जिस तरीके से अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कहते हैं कि अब हमें एकता की ज़रूरत है, यानी अमेरिका इजराइल हालात बिगड़ते हुए देखकर वो कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे जिसको लेकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि उससे बचा जाए? जी जी बिल्कुल। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, पश्चिमी जो देश हैं, वो एकताबद्ध हैं, और वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए अपने आप को उन्होंने तैयार कर रखा है। यदि कोई हमला इजराइल के ऊपर बड़ा किया जाता है, जैसा कि हमने देखा था अप्रैल में जब ईरान ने 300 के लगभग प्रोजेक्टाइल्स दागे थे, तो उसको नाकाम करने में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जो तैनात एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अबाउट 60% ऐसे प्रोजेक्टाइल्स को अमेरिका के ने स्वयं से नाकाम किया था। तो ये और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इजराइल को लेकर के एक बाईपार्टीजान बहुत ही गहरा स्ट्रांग सपोर्ट है। अमेरिका में जो यूएस लॉबी है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी वहाँ पर सरकार हो, इजराइल की रक्षा के लिए वो लगातार संकल्पबद्धता हमेशा उनकी रहती है। और पश्चिमी देशों को भी आपने देखा, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सभी इजराइल के साथ उसके इस आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में खड़े हैं। और ऐसे में जो ईरान की और उसके प्रॉक्सीज की तरफ से यदि कोई भी हमला किया जाता है तो उसको वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लगातार कोशिश है, यदि आपने देखा कि राष्ट्रपति बाइडेन हो, एंटोनी ब्लिंकन हो, सभी इस समय कॉल्स कर रहे हैं अराउंड द जो रीजन अराउंड द वर्ल्ड, और इस तरीके की कोशिश चल रही है कि ईरान को किसी तरीके से जो भी ईरान में जो इन्फ्लुएंस रखने वाले राष्ट्र हैं उनके माध्यम से समझाया जाए, उसको बताया जाए कि यदि उसने कोई बड़ा रिस्पांस किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। और मेरा भी ऐसा मानना है कि ईरान कोई डायरेक्ट बड़ा वॉर डिक्लेयर करने नहीं जा रहा है। ईरान के ऊपर सबसे बड़ा उसका जो चैलेंज ये है कि उसे अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये दिखाना है कि उसके हार्ट ऑफ द सिटी में आकर के कोई इतनी बड़ी कार्रवाई करके चला गया
और उसमें उसने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया, तो ऐसे में ईरान अब का जो को दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए वो कुछ रिस्पांस अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वो जो रिस्पांस होगा वो लिमिटेड होगा। ज्यादा प्रबल संभावना ये है कि हिजबुल्लाह के माध्यम से जो ईरान का प्रॉक्सी है उसके माध्यम से वो बड़ी कार्रवाई कर सकता है। हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ है, वो जिस तरीके की बातें अपने टेलीवाइज्ड एड्रेस में उसने की है अभी, कि वो चाहे वो स्वयं से या अन्य जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उसको वो कहते हैं, जो अन्य प्रॉक्सीज की वो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके माध्यम से वो कोई बड़ा रिस्पांस करने के बारे में विचार प्लान बना रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि जो भी अगर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई इजराइल के ऊपर होती है तो हिजबुल्लाह प्राइमरली उसके लिए वो लॉन्च करेगा। ईरान का जो हमला है वो सिर्फ दिखावे का हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है। ईरान कोई बड़ा युद्ध छेड़ने नहीं जा रहा है, ये मैं भी मानता हूं, और ये स्पष्ट और ये शायद सभी देशों के थिंक टैंक समझते भी हैं कि पिछले कई सालों से, पिछले मतलब 2-3 साल से तो जंग का ही माहौल हर कहीं है और कोर्स करेक्शन के तौर पर इन चीज़ों से बचने की कोशिश की जाएगी। मेजर जनरल माथुर, आपका और संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे लिए अपने एनालिसिस के साथ। और बढ़ते हैं आगे और बात शीर्ष अमेरिकी जनरल की कर लेते हैं जो कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में पहुंचे हैं। जनरल माइकल कुरिला पहुंचे हैं इस इलाके में। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं जनरल कुरिला, जो कि हालात का जायज़ा लेने के लिए और फोर्सेस को अगर मोबिलाइज करना है तो उसके लिए क्या कुछ वहाँ किया जा रहा है, किया जा सकता है, उसकी चर्चा और जानकारी के लिए पहुंचे हुए हैं। अगले 12 घंटे इजराइल पर भारी हैं ऐसा बताया जा रहा है। अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट किया है, ईरान हिजबुल्लाह कभी भी हमला कर सकते हैं। 13 अप्रैल की तर्ज पर हमला संभव है। बहुत छोटा सा ब्रेक।